नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें फ़िलहाल हम लोग जैव विविधता के बारे में बात कर रहे हैं। फ़िलहाल यह हमारा जो है जैव विविधता से संबंधित अंतिम लेक्चर होने वाला है, जहाँ पर हम इसके कुछ छूटे हुए या कुछ बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न अधिनियम एवं करार से संबंधित टॉपिक को, और यहाँ पर चलते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ए मई 2000 में, बी दिसंबर 2002 में, सी जनवरी 2004 में, या डी अक्टूबर 2008 में। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2002, यानी कि 11 दिसंबर 2002 को भारत सरकार के द्वारा इस जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया था। ये तो हो गई मोटा मोटी एक बात और सीधा सीधा आंसर। अब समझने वाली बात यहाँ क्या है इस जैव विविधता अधिनियम को, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। 3 संगठन के नाम आपको याद रखने हैं। एक होता है NBA, दूसरा होता है SBB और तीसरा होता है BMC। सभी के बारे में थोड़ा सा इनका पूरा नाम जान लीजिए। NBA का अर्थ होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, SBB का अर्थ होता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, BMC होता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। यह तीनों संस्थाएं जो हैं संयुक्त रूप से बायोडाइवर्सिटी एक्ट को या फिर जैव विविधता अधिनियम को लागू एवं इसको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस NBA के बारे में। NBA का देखिए मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो NBA जो है या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वह चेन्नई में है। और इसके द्वारा किसी भी विदेशी नागरिक या यूँ कह लीजिए तो सभी विदेशी नागरिक या संगठनों को जैविक संसाधन प्राप्त करने या उसके किसी भी उपयोग हेतु उन जैविक संसाधनों से संबंध किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेनी होती है। और NBA इस प्रकार की पूर्व अनुमति या अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान करने से पहले उससे होने वाले लाभ के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए नियम व शर्तें भी लागू कर सकता है। ठीक है, और इससे जो भी आर्थिक लाभ या जो भी फीस या जो भी रॉयल्टी मिलेगी NBA के अनुमोदन के पश्चात वह जमा हो जाएगी। एक कोष है राष्ट्रीय जैव विविधता कोष या फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी बताइए फंड, इस कोष में जमा हो जाएगी जो भी रॉयल्टी या जो भी फीस या फिर जो भी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं NBA से। और इसका उपयोग स्थानीय सरकार के परामर्श से उन सभी क्षेत्रों के संरक्षण एवं विकास के लिए किया जाएगा जहां से ये संसाधन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SBB के बारे में, यानी कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में। तो देखिए, किसी भी भारतीय नागरिक या कोई भी ऐसा भारतीय संगठन है जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए विदेशों में पाए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन को आयात करना चाहता है या फिर उन जैविक संसाधनों के ज्ञान से संबंधित सूचना को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको इस संबंध में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड या फिर राज्य जैव विविधता बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी SBB सेम प्रोसीजर को लागू करेगा कि उस जैविक संसाधन के संरक्षण, उसके पोषणी उपयोग तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ का क्या सभी के लिए समान रूप से उपयोग हो रहा है अथवा नहीं। यदि समान रूप से उपयोग हो रहा है तो SBB अपनी अनुमति प्रदान कर देगा, नहीं हो रहा है तो SBB अपनी अनुमति नहीं प्रदान करेगा। हाँ, लेकिन यदि स्थानीय लोग, हकीम, वैद्य या फिर समुदाय जो है वह देश के अंदर निजी उपयोग के लिए या औषधीय उपयोग या अनुसंधान के लिए किसी भी प्रकार के जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो वह इसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, और जैविक विविधता अधिनियम देखिए, यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और विश्व संरक्षण संघ, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस प्रकार के जितने भी संगठन हैं इनके द्वारा बनाई गई विभिन्न परियोजनाओं को अपना समर्थन भी प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को मिस मत करिएगा। विभिन्न संगठनों के बारे में यहाँ पर तो प्रश्नोत्तर के बारे में के माध्यम से दिया हुआ है, लेकिन मैं डिटेल से आपको बताऊँगा।
जो भी अधिनियम या जो भी संगठन है महत्वपूर्ण रूप से आएंगे और उनको आप याद करते चलिएगा साथ साथ। तो अगला है हमारा कि भारत में, पेन ले लेता हूँ दूसरी एक, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सेम प्रश्न है। 11 दिसंबर 2002 को भारत में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया था। सेम है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम के पारित होने के बाद 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पहला, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा, एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। और तीसरा है कि एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इतनी चीज़ें आपको बताई गई। अगर आप इस कृषि संरक्षण को हटा दें तो अब बताइए, देखिए इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। जाहिर सी बात है कि यदि एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी तो वह निरीक्षण भी तो करता होगा, यानी कि वह जैव चोरी को रोकता होगा और परंपरागत और देसी आनुवांशिक संसाधनों का इस प्रकार से संरक्षण भी हो जाता होगा। आसानी से किसी चीज़ को समझा कीजिए। और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इसका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। कैसे? कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया गया ना कि एनबीए किसी भी चीज़ को मॉनिटर, वो सब आईकार का कार्य है, आईकार का कार्य कह रहा हूँ, आईकार का काम है, या फिर जो कृषि से संबंधित जो संस्थाएं गठित की गई हैं रिसर्च को लेकर के, कृषि वानिकी संबंधित या कृषि अनुसंधानों से संबंधित, या यूँ कह लीजिए तो किसी भी चीज़ के अनुसंधान से संबंधित जो संगठनों का निर्माण किया गया उनसे संबंधित वे जो है उनकी मॉनिटर करती हैं, उनके क्रियाकलापों के या उनमें होने वाले आनुवांशिक संशोधनों आदि चीज़ों को वे लोग मॉनिटर करती हैं डायरेक्टली। एनबीए क्या है? एनबीए बस एक प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके माध्यम से इन आनुवांशिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, न कि इन पर होने वाले रिसर्च को मॉनिटर करने की बात की जा रही है। तो अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कृषि संशोधनों पर चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, वह अभी हुआ नहीं, डन नहीं हुआ है, तो चल रहा है, यानी कि गलत हो गया यह स्टेटमेंट। और दूसरा कि एनबीए की अनुशंसा के बिना एनबीए की बिना सिफारिश के किसी भी प्रकार के आनुवांशिक और जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा हेतु अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। कैसे? कि यही पहले वाले स्टेटमेंट से देखिए कि जब एनबीए जैव चोरी को रोकता है, ठीक है, और परंपरागत और आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई विदेशी नागरिक आया और हमारे यहाँ पाई जाने वाली जैविक संसाधनों पर उसने बौद्धिक संपदा या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अधिकार दे दिया, अधिकार मांग लिया, तो क्या होगा? एनबीए की अनुशंसा बीच में आ जाएगी कि नहीं? विदेशी नागरिक आया, उसको जो है अब अधिकार भी चाहिए, तो कैसे मिल जाएगा? एनबीए की अनुशंसा होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। आइए अगला देखते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले आसानी से। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी भी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। एनबीए जैव चोरी को रोकने तथा देसी परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण का भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला देखते हैं।
पूछा जा रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र या इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज IBA बोला जाता है इसको, के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या D 1, 2 और 3। चलिए, प्रश्न का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है क्या। तो देखिए, यह जो है 120 संगठनों के द्वारा मिल करके बनाई गई एक संस्था है। इसका मुख्यालय जो है लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन जो 120 संस्थाओं ने मिल करके इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का गठन किया है ना, तो इनमें से यह प्रत्येक संस्था जो है एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक है, और इन सबकी अपनी अलग अलग पहचान और अपना अपना लोगो भी है। ऐसा नहीं कि ये सब 120 संस्थाएं एक हैं, सभी अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं विश्व भर के, और इन सभी ने संयुक्त रूप से मिल करके एक संस्था बनाई जिसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय जो है लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर है। ठीक है, यह तो हो गई मोटा मोटी बात। अब इसका काम क्या है इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का, तो देखिए इसका एक छोटा सा नारा है, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो नारा नहीं चल रहा है, आत्मनिर्भर बनो मतलब एक्सपोर्ट करो, इस तरीके की जो प्रक्रिया, मतलब लोकल फॉर वोकल का जो एक नारा चल रहा है, उसी तरीके से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पहले से ही लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण को अपनाए हुए है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है, इस लोकल टू ग्लोबल को आप स्थानीय से वैश्विक भी बोल सकते हैं हिंदी में, स्थानीय से वैश्विक। ठीक है, तो इस स्थानीय से वैश्विक या लोकल टू ग्लोबल का जो प्रमुख दृष्टिकोण बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा अपनाया गया है, उसके पीछे जो बात है वह यह है कि हम सभी अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में अगर प्राकृतिक चीज़ों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से बर्ड लाइफ के संदर्भ में कहने का मतलब बर्ड है नाम में, ध्यान दीजिएगा, तो चिड़ियों के आवास या फिर चिड़ियों का संरक्षण करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर उनका संरक्षण संभव होगा। कैसे कैसे कि मैं मेरे एरिया में करूँगा, आप अपने एरिया में करेंगे, अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका में करेगा। ठीक है, तो यही है इसका प्रमुख दृष्टिकोण। इसके माध्यम से इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरियाज़ की पहचान की जाती है और उनके संरक्षण का भी कार्य किया जाता है। हालांकि इन इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरियाज़ में कोई ऐसा नहीं कि जैसे हमको राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, अभ्यारण्य के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है। बस एक IBA की पहचान करता है और वहाँ के स्थानीय लोगों को इसके द्वारा जागरूक किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ अन्य वॉलंटियर्स के माध्यम से जो है उन एरियाज़ की पक्षियों को या और उनके आवासों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के माध्यम के द्वारा या फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, हो गई बात। चलें आगे। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। हाँ, लगभग 120 संगठन है। कहीं पर भी जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना की बात हुई है? नहीं ना, बात हुई है इस IBA के रूप में। IBA की पहचान करता है और इनको संरक्षण देने का भी प्रयास करता है, यानी कि जो विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर C 1 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला देखते हैं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है इन्होंने। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के स्थलों की पहचान करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, जैव सुरक्षा पर कार्टेजना उपसंधि या प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। MOP1 बोला जाता है इनको। ठीक है, अभी सारी चीज़ें देखते हैं। B, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल पर
समझौते में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तीसरा, जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। और डी, संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल या जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल विविधता पर समझौते का सदस्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है वह सही है। तो समस्या हो गई। सबसे पहले इस कार्टेजेना प्रोटोकॉल या जैव सुरक्षा पर बनाए गए कार्टेजेना उपसंधि को भी तो जानिए। देखिए, कार्टेजेना के सभी पक्षकार जो देश हैं यह मिलते हैं आपस में 29 जनवरी, सारी डेट ध्यान रखनी इसलिए बता रहा हूँ, 29 जनवरी 2009 को। ठीक है, देखिए 29 जनवरी 2009 को जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ, यानी कि जो क्या कहते हैं, हमने वहाँ पढ़ा नहीं था, रियो सम्मेलन के तहत फिर जो जैव सुरक्षा सम्मेलन के लिए भी एक संगठन बना था, तो उनके पक्षकारों का एक सम्मेलन होता है 29 जनवरी 2000 को। ठीक है, कहाँ पर? तो कोलंबिया में कार्टेजेना नामक स्थान पर। थोड़ी सी कहानी जानना जरूरी है ताकि आपको याद रहे, वरना कार्टेजेना से आप अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस डेट यानी कि 29 जनवरी सन 2000 में जैव विविधता सम्मेलन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज़ के पक्षकार जो पार्टीज़ हैं वह देश आपस में मिलते हैं कोलंबिया के कार्टेजेना क्षेत्र में। ठीक है, और यहीं पर जो समझौता हुआ जैव सुरक्षा या बायो सेफ्टी पर, कहीं कहीं बायो सेफ्टी भी बोला जाता है। ठीक है, जैव सुरक्षा या बायो सेफ्टी पर, उसी को इस स्थान के नाम पर, कोलंबिया के इस शहर के नाम पर कार्टेजेना नाम दिया गया। ठीक है, यह समझौता कब प्रभावी हुआ? तो यह कार्टेजेना समझौता जो है वह 11 सितंबर सन 2003 को प्रभाव में आ गया था। ठीक है, कब आया था प्रभाव में? 11 सितंबर सन 2003 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि जो जैव तकनीक या जैव बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तो इससे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाया जाए, या यूं कह लीजिए तो बायोटेक्नोलॉजी का जो अत्यधिक प्रयोग होना शुरू हो रहा था धीरे धीरे उस दौर में, उसके प्रयोग से जो है बचाया जा सके जैव विविधता को। ठीक है, दुरुपयोग ना हो, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ये प्रमुख उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत जो शामिल किया गया था वह शामिल किया गया था लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे नहीं जीवित जीव जंतुओं के अंदर कुछ अनुवांशिक परिवर्तन कर दिए जाते हैं, किसी को पिक्चरों में आपने देखा होगा, किसी को छिपकली बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, ठीक उसी चीज़ की बात करता है यह, या ठीक वही चीज़ होती है, या LMO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, LMO। ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर हिंदी में जीवित संवर्धित जीव बोलते हैं। और सामान्य भाषा में इसी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है अनुवांशिक संवर्धित जीव, या फिर GMO। ठीक है, क्या बोला जाता है? अनुवांशिक संवर्धित जीव या फिर GMO। ठीक, तो अब आगे, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है या नहीं, ये अब बताइए तो जरा सोच करके। चलिए बात थोड़ा और आगे की करते हैं। इसी कार्टेजेना प्रोटोकॉल के ठीक बाद, या इसी कार्टेजेना प्रोटोकॉल को और अधिक क्या कहते हैं महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इसके प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कब हुआ था? 11 सितंबर 2003 में यह प्रभावी हुआ था। इसके अंतर्गत LMO यानी कि जीवित संवर्धित जीवों, या फिर GMO यानी कि अनुवांशिक संवर्धित जीवों के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए थे, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था ताकि इन जीवित संवर्धित जीवों या फिर LMO या GMO के माध्यम से किसी भी प्रकार के जैव सुरक्षा को हानि न पहुंचाया जा सके। ठीक है, कब हुआ था या कब इसके पक्षकार देश मिले थे? तो 29 जनवरी सन 2000 को कोलंबिया के कार्टेजेना नामक स्थान पर मिले थे। ठीक है, यह सारी बातें मोटी मोटी हो गई। इसके बाद इसी कार्टेजेना प्रोटोकॉल से संबंधित एक अन्य प्रोटोकॉल, या LMO या GMO से संबंधित एक अन्य प्रोटोकॉल आता है, या सम्मेलन बोला जाता है उसको, वह हुआ था नगोया में। नगोया सम्मेलन भी बोला जाता है, या नगोया कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, या CBD के यानी कि जैव विविधता के जो पक्षकार देश थे उनका जो है 10वां सम्मेलन था। जो स्थान था, वह शहर था, वह था जापान का नगोया क्षेत्र।
और यहाँ पर यह 10वां सम्मेलन हुआ था CVD के पक्षकारों का, ठीक है। और इसी सम्मेलन में इस नगोया प्रोटोकॉल को जो है लागू किया गया था या जारी किया गया था, फिलहाल लागू नहीं किया गया था, लागू इसके कुछ दिन बाद इसको कर दिया गया था। दरअसल इसके तहत जो है उन्हीं अनुवांशिक जीवों से प्राप्त होने वाले लाभों के समान बंटवारे की बात कही गई थी। मतलब कि किसी भी प्रकार के यदि जीवों को, क्या कह रहे हैं आप, देखिए अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों का जो है व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश इनको भेजा जा रहा है, तो दूसरे देश को इन जीवों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती थी और साथ ही साथ उस देश को जो निर्यातक देश है उस देश को जो है सारे लाभों के बारे में, सारी हानियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रावधान किया गया था। मतलब ये कहा गया था नगोया सम्मेलन में भी कि किसी प्रकार से किसी भी चीज़ को छुपाया ना जा सके। और सिंपल और एग्जैक्ट भाषा में अगर बात करूँ तो नगोया प्रोटोकॉल में कहा गया था कि अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले बंटवारे के स्वस्थ एवं समान रूप से संबंधित है यह नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है और कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बता दीजिए कि अब कौन सा जो है वह सही होगा। यह कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा, तो जैव सुरक्षा यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है, यानी कि GMO से या LMO से संबंधित है। देखिए जैव सुरक्षा कार्टेजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी, न कि बताइए फिलीपींस में। उसके बाद भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल समझौते पर 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर कर दिया था। और जैव सुरक्षा, यह तो आपसे बात हो गई डिटेल में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह अभी तक इस कार्टेजेना प्रोटोकॉल का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह प्रश्न है ट्रैफिक से रिलेटेड। वाणिज्य में प्राणीजात एवं, एक सेकंड वेट करिए, तो बताइए वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण या ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स यानी कि ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनेप के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। इसका जो सही आंसर है वह देखें, उसके पहले जान लेते हैं इस संस्था के बारे में कि यह ट्रैफिक है क्या। तो इसका जो पूरा नाम है वह है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, या हिंदी में वनस्पति में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ठीक है। देखिए ट्रैफिक एक जो है ना वह एक गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है जिसके माध्यम से वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखी जाती है और उनका मैनेजमेंट किया जाता है उचित तरीके से, या उनके व्यापार का प्रबंधन किया जाता है उचित तरीके से, ठीक है। इसका मानना है कि जो वन्य जीव और पौधे हैं उनके व्यापार से प्राकृतिक संरक्षण को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, बशर्ते कि वह इस प्रकार से प्रबंधित हो कि वन्य जीव जनसंख्या या पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव उससे ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर कहीं पर 2 शेर हैं तो उसमें से जो है एक शेर को आप जो है कहीं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दो और वहाँ पर एक शेर बचे और अंततोगत्वा वह भी ख़त्म हो जाए, और जिसको इंपोर्ट कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया वह भी अंततोगत्वा ख़त्म हो जाए, क्योंकि वह भी अकेले ही बचा था अपने वंश का। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैनेजमेंट करने का या चीज़ों के मैनेजमेंट का काम देखने का कार्य है इस ट्रैफिक का, चाहे पौधे हों या फिर जंतु हों उनके बारे में। ट्रैफिक का गठन देखिए, IUCN
और WWF के द्वारा मिल करके किया गया था, या यूँ कह लीजिए तो ट्रैफिक का गठन जो है, ट्रैफिक कार्यक्रम जो है वह IUCN और WWF का एक संयुक्त कार्यक्रम है। और ट्रैफिक को अपना सहयोग और सहायता प्रदान, ट्रैफिक के कार्यों को सहयोग और सहायता प्रदान करने का काम करता है वह साइट्स, जिसके बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। साइट्स का जो सचिवालय है वह इसको अपनी सहायता प्रदान करता है। ट्रैफिक की स्थापना या इसका गठन वर्ष 1976 में किया गया था। ठीक है, इसका एक गोल भी है जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ, वह था गोल 2020 लक्ष्य, या 2020 गोल्स बोला जा रहा था उसको, जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से ट्रैफिक का उद्देश्य था, या ट्रैफिक संस्था का उद्देश्य था कि जैव विविधता पर वन्य जीवों के अवैध और गैर संपोषणीय व्यापार से पड़ने वाले दबाव को कम कर वन्यजीव संरक्षण से मिलने वाले सतत लाभों में वृद्धि किया जाए। तो ये हो गई सारी बातें ट्रैफिक के बारे में। ठीक है, शॉर्ट में इसको वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क भी बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा आंसर अब सही हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है क्या? कहीं पता है मैंने? नहीं ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको और समझ लेते हैं। देखिए, वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण या ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स एक गैर सरकारी संगठन है। यह सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार पर निगरानी करने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। यह WWF और IUCN का एक स्ट्रेटजिक गठबंधन या रणनीतिक गठबंधन है। रामसर के बारे में बहुत कुछ हमने बात कर ली थी, तो यह आपको स्पष्टतया इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। भारत रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? ए, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। बी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की जाए। और डी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग को अनुमति प्रदान की जाए। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हमने इसी के बारे में बात की है और कई बार बात की, इसके एक्सप्लेनेशन में भी मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। और तीसरा, विश्व विरासत अभिसमय। उपर्युक्त में से कौन सा कथन जैव विविधता से संबंध रखता है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। दो के बारे में यहाँ पर हमने पहले भी बात कर ली है, एक हमारा रह गया था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो फिलहाल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिटेल एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं ताकि आपको नाम बताया जा सके इसका। देखिए, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि को बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। शॉर्ट में इसको बोला जाता है IPGRFA, और ऐसे ही शॉर्ट में लिखा हुआ यह आता भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा IIPGRFA।
आई कह रहा हूँ, IT है, ठीक है, ITPGRFA। पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लेनेट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है क्या? तो इसका उद्देश्य है खाद्य एवं कृषि के लिए दुनिया के पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करना, उनका विनियमन करना और उनके स्थायी उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना, और इसका उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ को उचित और समान रूप से साझा करना। यह जो है CBD के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। जो यह ITPGRFA है वह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। बाकी विश्व विरासत अभिसमय या विश्व विरासत स्थलों के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। यह किस प्रकार के स्थल होते हैं, कुछ जगहों पर सुनिश्चित किया जाता है कि वह विश्व विरासत क्षेत्र हैं और उनका संरक्षण किया जाता है। मरुभवन का सामना करने के लिए इसके बारे में अभी अगले चैप्टर में और अच्छे से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन में कुछ खास है नहीं, यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की है। A देहरादून में, B चेन्नई में, C शिलांग में या D नई दिल्ली में। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर B। इसमें कुछ समझने समझाने वाला नहीं है। देखिए, भारत सरकार और नॉर्वे की सरकार ने मिलकर के भारत के तमिलनाडु में स्थित चेन्नई में जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र या सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, शॉर्ट में सेबपोल CEBPOL की स्थापना की। इसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता का निर्माण करना है। फिलहाल देख लेते हैं और अगले चैप्टर को। चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये देखिए, यहाँ मत देखिए कुछ भी, प्रश्नों की ही तरफ बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी का कार्टेजना प्रोटोकॉल A विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, B स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, C पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या D रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। बताइए किससे संबंधित होगा है? तो जाहिर सी बात है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित होगा। यह बायोसेफ्टी पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है, कैसे है, यह सब आपको बताया गया। कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने इस पर 23 जनवरी सन 2001 को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट और अगला है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। बताइए कहाँ पर? जापान के नगोया शहर में, जहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल को हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें यह उपाय किया गया था कि जो भी क्या कहते हैं वैश्विक स्तर पर जो भी जीवों का जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है या फिर जो भी आनुवांशिक रूप से संवर्धित जीव हैं उनका जो व्यापार या व्यवसाय है वह पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से हो और उनके लाभों का समान वितरण हो। महत्वपूर्ण यह है कि लाभों का समान वितरण होने की बात कही गई थी इस नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार में पूरी चीज़ें आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस नगोया प्रोटोकॉल को लेकर के। थोड़ा सा 1 सेकंड का वेट। देखिए, इस नगोया प्रोटोकॉल के तहत किया क्या गया था, एक एग्जाम्पल लेकर के चलिए छोटा सा शेर का, ठीक है। अब शेर में किसी भी प्रकार का जेनेटिक परिवर्तन कर दिया गया जिसके माध्यम से यह कुछ और ही जीव बन गया और इस जीव की डिमांड जो है यह शेर से मान लीजिए 1.25 शेर बन गया, ठीक है। तो अब इस 1.25 शेर की डिमांड जो है वह वैश्विक स्तर पर बढ़ गई थी। तो इस 1.25 शेर को शेर बनाने में 2 देश भागीदार थे। एक तो मान लीजिए कि भारत था और दूसरा मान लीजिए कि पाकिस्तान था। तो इस शेर को 1.25 शेर बना दिया गया। भारत पाकिस्तान मिल जाए 1.25 शेर बन जाएंगे ना, तो ऐसे समझिए इस शेर को 1.25 शेर बना दिया गया। इसकी वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ी। अब इसके निर्यात की जब बात आई तो इसका निर्यात इस प्रकार से किया जाएगा और उसके साइज क्या कहते हैं, इसका निर्यात इस प्रकार से किया जाएगा कि इससे प्राप्त होने वाले लाभ का फिर चाहे वह मौद्रिक हो या फिर रॉयल्टी वाला हो, ठीक है, उसका समान वितरण भारत और पाकिस्तान के मध्य किया जाएगा, ठीक है। अभी एक और कंडीशन है, ठीक है।
मान लीजिए कि यह निर्यात किया गया जापान को, और जापान ने इस पर और रिसर्च और शोध करके इस सवा शेर को बब्बर शेर बना दिया। ठीक है, अब जापान के इस बब्बर शेर की डिमांड वैश्विक स्तर पर इस सवा शेर से ज़्यादा बढ़ गई और इस बब्बर शेर को मांग लिया अमेरिका ने। तो जापान इस बब्बर शेर, ये सवा शेर को जब बब्बर शेर बना रहा था तो उस दौरान उसने जो भी रिसर्च वगैरह आदि की, उसकी जानकारी इसको भारत और पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान, सॉरी कह रहा हूँ, एक सेकंड, इसको हटा देते, अरे यार पूरा चला गया, फिर से देखिए, भारत और पाकिस्तान ने मिलकर के क्या बनाया था, सवा शेर बनाया था। इस सवा शेर को निर्यात कर दिया था किसको, जापान को, और जापान ने इस सवा शेर से बना दिया था, किसको निर्यात किया था, जापान को। जापान ने इस सवा शेर को निर्यात किया था बब्बर शेर बना करके, किसको बताइए, इस किया था निर्यात अमेरिका को। ठीक, तो अब देखिए आराम से समझिएगा, बिल्कुल कायदे से। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान ने इस बब्बर शेर को बनाकर इस शेर को सवा शेर बनाया था, तो उस दौरान जो रिसर्च, जो एनालिसिस, जो इम्पोर्टेंस पता चली थी उनको, वे अपने निर्यात करने के समय या वे इसे निर्यात करने के समय जो है सारी जानकारी जापान को प्रदान करेंगे। ठीक है, और इससे प्राप्त होने वाले लाभ को संयुक्त रूप से बांटेंगे भी। ठीक है, यह हो गई समान साझेदारी। अब जापान ने इस सवा शेर को बब्बर शेर बनाया, जाहिर सी बात है कुछ रिसर्च वगैरह आदि किया होगा, कुछ परिवर्तन किया होगा, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड किया होगा, कुछ न कुछ तो किया होगा। ठीक है, और इसको सवा शेर को बना दिया बब्बर शेर। अब इस बब्बर शेर के बारे में निर्यात करने के साथ वह अमेरिका को इस बब्बर शेर से संबंधित सारी जानकारी देगा। लेकिन मूलतः यह सवा शेर, यह बब्बर शेर था क्या, सवा शेर था। और इस सवा शेर को किसने बनाया था, भारत और पाकिस्तान ने। तो जापान की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस बब्बर शेर के संदर्भ में सारी रिसर्च और जानकारी भारत और पाकिस्तान को देने के साथ ही इस बब्बर शेर से प्राप्त होने वाले मौद्रिक या रॉयल्टी यानी कि किसी भी प्रकार के लाभ को जो है उचित रूप से इन सब को भी प्रदान करे। और यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह आपसी साझेदारी से होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मैं इससे बेहतर आपको नहीं बता सकता हूँ। लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है यह नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके माध्यम से यह कार्टेजेना प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन को अपना समर्थन देता है, या यूं कह लीजिए तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वह कार्टेजेना प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं प्रयास है। ठीक है, लगभग 6 वर्षों की बातचीत के बाद 15 अक्टूबर 2010 को जापान के इस नगोया शहर में सभी के सभी CBD के पक्षकार मिलते हैं। 10वां मुलाकात होता है उनका। ठीक है, और इसको CPB-5 भी बोला जाता था। ठीक है, CPB-5 भी बोला जाता था, क्यों, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के पक्षकारों का यह 5वां सम्मेलन था, इसलिए इसको CPB-5 भी बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रकार इसको जारी कर दिया गया था। जारी करने के बाद की सारी घटनाएं छोड़ दीजिए बीच की, बात करते हैं अपने देश यानी कि भारत की। भारत इसमें कब शामिल होता है, तो भारत जो है वह 29 बताइए 10/2014 यानी कि कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 29 अक्टूबर 2014 को भारतीय कैबिनेट ने नगोया प्रोटोकॉल को अनुमोदित किया था, जिसके बाद जो है 19 दिसंबर 2014 को भारत ने इस नगोया प्रोटोकॉल को अपना अनुसमर्थन प्रदान कर दिया था। ठीक है, चलिए हो गया सारा डिटेल, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं। अच्छा, इसी नगोया प्रोटोकॉल के समय ना आईची लक्ष्य जारी किए गए थे। 20 आईची लक्ष्य को जारी किया गया था। उनको छोटे छोटे 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया था। जैसे कि पहला शीर्षक था कि जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्य धारा में लाना और सरकार और समाज को उससे अवगत कराना। ठीक है, एकदम आदर्शवादी लक्ष्य थे।
सुनते जाइएगा। पहला, जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्य धारा में लाना, आईची लक्ष्य बोल रहा हूँ, आईची लक्ष्य। समय काल इनका निर्धारित किया गया था 2011 से 2020 तक का, यानी कि 10 वर्षों का। ठीक है, कब? इसी नगोया प्रोटोकॉल के समय ही। ठीक है, 10 वर्षीय लघु रणनीति बनाई गई थी, जिसके तहत या इसके तहत 20 आईची लक्ष्य बताए गए थे। इन 20 आईची लक्ष्यों में को 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। वही 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला था कि जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्य धारा में लाना और सरकार व समाज को उससे अवगत कराना। दूसरा था, पेन ले लूँ क्या? ये नहीं है। ठीक है, दूसरा था जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना और उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा रणनीतिक लक्ष्य बनाया गया था पारितंत्रीय, प्रजातीय और आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कर जैव विविधता को उन्नत करना। चौथा जो था वह था जैव विविधता और पारितंत्रीय सेवाओं से प्राप्त लाभों को बढ़ाना। और पांचवा सहभागिता संबंधी था, यानी कि सहभागिता मूलक योजनाओं का निर्माण करना, ज्ञान का प्रबंधन और क्षमता निर्माण कर नीतियों को क्रियान्वित करना। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, इसी 2010 में जब यह नगोया प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, और इस दौरान 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक भी घोषित किया गया था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 22 मई 2021 की जो थीम थी वह थी वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसी दौरान जो है क्या कहते हैं, जैव विविधता के इस नगोया प्रोटोकॉल के बाद जैव विविधता सम्मेलन 2012 होता है, जो कि भारत के हैदराबाद में संपन्न हुआ था और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का 11वां सम्मेलन था। ठीक है, और साथ ही साथ यह जैव विविधता पर घोषित संयुक्त राष्ट्र दशक का पहला सम्मेलन था। ठीक है, 2011 से 10 के बीच में मनाए जाने की बात कही गई थी ना। संयुक्त राष्ट्र 2011 से 2020 तक के दशक को बोला गया था ना, क्या कहते हैं, जैव विविधता दशक। उसी दशक के अंतर्गत यह पहला सम्मेलन था 2012 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 11वां सम्मेलन, जो कि भारत के शहर हैदराबाद में संपन्न हुआ था। ठीक है, भविष्य में कब और कहाँ, कौन सा सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जैव विविधता पर जो 15वां सम्मेलन होने वाला है वह होगा 2021 में। कहाँ पर? तो चीन के कुनमिंग में। ठीक है, और इसके पहले जैव विविधता पर जो 14वां सम्मेलन हुआ था वह हुआ था वर्ष 2018 में। कहाँ पर? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। ठीक है, मिस्र या इजिप्ट के शर्म अल शेख में। ठीक है, चलिए, और इसके पहले 13वां सम्मेलन मैक्सिको के कानकुन में, याद रखिएगा उसको। तो फिलहाल चलते हैं प्रश्न की तरफ, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का जो 10वां सम्मेलन था वह नगोया जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई थी और इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? UN REDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण करने में। दूसरा, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में। और तीसरा, गरीबी को कम करने में। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन के पास आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं। किसी भी आंसर को टिक करने से पहले या इस प्रकार के आंसर को टिक करने से पहले आपको उस प्रोग्राम के बारे में जानना होता है। सबसे पहले यह प्रोग्राम किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का है। प्रोग्राम का नाम क्या है? रेड प्लस। प्लस को अभी छोड़ दीजिए, प्रोग्राम का नाम क्या है? रेड। तो रेड का पूरा नाम अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ देखिए, रेड का जो पूरा नाम है वह है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि निर्वनीकरण और
वन निम्नीकरण को कम करते हुए इमिशन को यानी कि प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, तो रेड का पूरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम, कैसे? तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि निर्वनीकरण, और दूसरा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी कि वन निम्नीकरण। दोनों में अंतर क्या है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में? तो डिफॉरेस्टेशन, कोई जंगल है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया या उसके किसी एक हिस्से को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। लेकिन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का क्या अर्थ है कि मतलब पहले उसका एरिया इतना था, अब घट करके उसका एरिया इतना हो गया, आगे चल करके उसका एरिया फिर इतना हो जाएगा और भविष्य में वह कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर तो हो गई डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था वह था फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इस रेड प्लस प्रोग्राम के बारे में, कैसे और किस प्रकार से यह इमिशन को कम करने का प्रयास करता है। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन और क्या था ये, वन निम्नीकरण से। तो देखिए यह करता कुछ नहीं है, सिंपल सा एक तरीका है कि यह जो है मौद्रिक सहायता प्रदान करता है उन देशों को, उन क्षेत्रों को जो कि अपने यहाँ वन निम्नीकरण नहीं होने देते हैं, जिस कारण उनके यहाँ जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन नहीं होता है और साथ ही साथ जो है वहाँ पर इमिशन कम से कम होता है और वैश्विक स्तर पर इमिशन की मात्रा कम होती है। कैसे? तो थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, विकल्प की तरफ आते हैं और वहीं से बात करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अपने गांव के किसी एक बगीचे को ले लीजिए जो कि आपका अपना है। मान लीजिए कि आपके गांव का यह बगीचा है जो कि आपका अपना है। आपके पास एक आइडिया आया, ठीक है, दुकान लगाने का, कि मैं एक दुकान लगाता हूँ और यह बगीचा उस एग्जैक्ट जगह पर मौजूद था जो कि आपको दुकान लगाने के लिए बिल्कुल सही स्थिति प्रतीत हो रही थी। मान लीजिए कि यह बगीचा आपका मार्केट में है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या कि आपको बगीचे से कुछ पेड़ काटने होंगे या फिर हो सकता है कि आपको इस बगीचे को पूरी तरीके से काटना हो। चलिए एक कंडीशन ले लेते हैं कि इस बगीचे को आपको पूरी तरीके से काट देना होगा, तब आप एक बड़ी सी दुकान बढ़िया सी वहाँ पर खोल सकेंगे। अब वहाँ पर आसपास काम करने वाले जो पर्यावरणीय संरक्षक हैं या जो पर्यावरणीय मूल्यांकन करने वाले लोग हैं या फिर उस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले, पर्यावरणीय छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको भूल जाइए, उस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको इस बगीचे से कुछ न कुछ अच्छी हवा और साथ ही साथ कुछ न कुछ जो है मानसिक सुकून मिल रहा होगा देख करके। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि मान लीजिए कि यदि आप कोई दुकान लगाते हैं तो आपको उस दुकान में लगाने के बाद जो कुल इनकम होगी, मान लीजिए 50 रुपये आपको दुकान से कुल इनकम होने वाली है, तो हम भैया ये 7-8 लोग हैं इस बगीचे के आसपास रहने वाले हैं, या हम भैया ये 5 लोग हैं जो इस बगीचे के आसपास रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है ये बगीचा, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्राकृतिक लाभ है, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ मिल रहा है। तो हम 5 लोग करते क्या हैं कि आपको 10-10 रुपया मिला करके दे देंगे या फिर 8-8 रुपया मिला करके दे देंगे। तो आपको कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना होगा और साथ ही साथ आपको 50 या 40 रुपये आसानी से मिल जाएगा। आपका यह बगीचा भी आपके पास ही बना रहेगा, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से हुआ क्या कि उन्होंने उस बगीचे को भी बचा लिया और आपको भी कुछ न कुछ मौद्रिक सहायता दे दिया ताकि आप भी भविष्य में इस बगीचे को काटे भी ना और साथ ही साथ और ज़्यादा प्रयास करें कि यह बगीचा और अधिक बढ़े, क्योंकि उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर यह बगीचा बढ़ता है या इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ होती है तो वह भविष्य में आपको दी जाने वाली मौद्रिक सहायता में 5 से 10 रुपये या 20 रुपये की कुछ और भी बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब बेमतलब के इन्वेस्टमेंट से तो पीछे हट जाएंगे कि जो पहले से है उसे तो पहले बना रहने दो, यानी बगीचे को एज इट इज़ तो रहने दो, उससे उसको जो है हटा करके जो हमको लाभ होने वाला था वह तो हमें उसके रहते हुए भी मिल रहा है, वो भी उसी से, तो उसको तो आपने छोड़ दिया। अब इस 5-10 रुपये के लालच में आप इस बगीचे के आकार को थोड़ा और अधिक एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है ज़मीन आपकी ही होगी तभी। ठीक है,
तो थोड़ा और अधिक एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे या इसी बगीचे के अंदर ही और विविध प्रकार के पेड़ों पौधों को लगाने का प्रयास करेंगे और संचित और संरक्षित करेंगे इस वृक्ष को। यही काम करता है रेड प्लस। वो किसी व्यक्ति या संस्था को देने के बजाय देशों को सहायता प्रदान करता है कि भैया आप लोग जो है, रेड काम करता है, रेड प्लस नहीं, कि आप भैया अपने यहाँ जंगलों को कटने मत दो। अब बात आती है रेड प्लस क्यों हो गया। रेड तक तो ठीक था, लेकिन ये रेड प्लस क्यों हो गया। तो रेड प्लस वहाँ से हो गया जहाँ से आपको जो है कुछ और लालच दिया गया कि आप उसको और अधिक एक्सपेंड कीजिए बगीचे को। मतलब रेड की संकल्पना सिर्फ बगीचे को बचाने तक सीमित रहती है और रेड प्लस की संकल्पना बगीचे को और अधिक वृद्धि प्रदान करने में और साथ ही साथ बगीचे का संपोषणी प्रबंधन करने में, इन सब चीज़ों में रहता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो कार्बन उत्सर्जन या कार्बन भंडार होता है आपके पास जो मिलता है, उसका मौद्रिक मूल्य आपको प्रदान किया जाता है। तो यह सारी चीज़ें आ जाती हैं रेड प्लस की संकल्पना में, इसे प्लस बोल दिया जाता है। ठीक है। एक फैक्ट है, याद रखिएगा, 2008 से इस रेड प्रोग्राम को शुरू किया गया था। हाल फिलहाल में युगांडा ऐसा अफ्रीकी देश, युगांडा ऐसा पहला देश बना है वैश्विक स्तर पर जिसने यूनाइटेड नेशन रेड प्लस प्रोग्राम के माध्यम से अपने कुल वैश्विक उत्सर्जन में कमी की है। ठीक है। 2020 का यह करंट है, शायद कहीं तो था, लेकिन है ये एग्जैक्ट फैक्ट, डेट नहीं याद है मुझे। ठीक है। तो डेट की आपको वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस संदर्भ में, यह जानते रहिए बस। ठीक है। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, गरीबी कैसे कम होगी। दो चीज़ें तो हो गई, बगीचा रहेगा तो जैव विविधता संरक्षित रहेगी, वन पारिस्थितिकी भी बढ़ती रहेगी, उसको वह भी उत्थान की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन गरीबी कैसे कम होगी। आप गरीब थे, आपको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए ना आप वृक्ष दुकान लगाने जा रहे थे, लेकिन अब लोगों ने मिल करके आपको यह सहायता प्रदान कर दी तो आपको यह दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। हालांकि एक चीज़ और जानते चलिए कि जो यह रेड है यह यूएनडीपी, यूनेप और एफएओ का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है और विकासशील देशों के अंतर्गत रेड प्लस के क्रियान्वयन के लिए विकासशील देशों को रेड प्लस प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए जरूरी क्षमता विकास में मदद करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। जिस कारण विकासशील देशों को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है। रेड प्लस के माध्यम से गुणात्मक संवर्धन एवं वन आवरण का संवर्धन शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्सर्जन में कटौती होती है और वन कार्बन संग्रह भी बढ़ता है और वनों का संपोषणी प्रबंधन भी आता है। साथ ही साथ कार्बन संग्रह का भी बढ़ोतरी होता है, या फिर ये कह दीजिए तो संवर्धन होता है। फिलहाल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, यूएन रेड का पूरा नाम है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यह एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो कि यूएनएफसीसी के सदस्य देशों के तत्वाधान से चलाया जा रहा है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी को कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। रेड कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्तीय प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास एवं जैव विविधता के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अगला देखते हैं टेब के बारे में है। ठीक है। तो टेब क्या है, संस्थाएं ही रहती हैं ज़्यादातर इन सब जगहों में। ठीक है। तो पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, यह हिंदी में नाम है और अंग्रेजी में नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ध्यान में रखिएगा, पारितंत्र और जैव विविधता के अर्थतंत्र की बात करें, यानी कुछ न कुछ तो मौद्रिक कांड होगा यहाँ पर। ठीक है। कांड होगा मौद्रिक, कुछ न कुछ तो आर्थिक लाभ जो है वह मिलने वाला। किसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, आइए देखते हैं। तो टेब के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला, कि यह एक पहल है जिसकी मेज़बानी यूनेप, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF करते हैं। दूसरा, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा, कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और
जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। ठीक, कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। विचार करिए, विचार करिए। पहली चीज, अर्थतंत्र की बात आ गई, आर्थिकी की बात यहाँ हो गई, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, मेजबानी कौन करता है, क्या करता है, इसके चक्कर मत पड़िए, अभी थोड़ी देर तक शांत रहिए। ठीक है, अब यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है, इसको पढ़िए, टेप का पूरा नाम द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी फोकस कीजिए और चले आइए यहाँ पर। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। दो तो स्टेटमेंट सही हो गए। अब पहला सही है या गलत है यह जानने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, तो पहला स्टेटमेंट अभी आपको बता दूं कि यह गलत है। ठीक है, चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3। देखिए, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है और निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र एवं जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक मूल्यों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं को सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। कहाँ और किसकी संस्था है उसके बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन से भी शायद कुछ खास समझ में आया भी नहीं होगा आपको, तो उसको भी समझते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। संस्था का नाम है टेब, पूरा नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। पारितंत्र और पारिस्थितिकी पढ़ते आ रहे थे, इसमें अर्थतंत्र कैसे घुस गया, तो देखिए, आइए समझते हैं उस रास्ते को। बात कर रहे थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक बगीचे के बारे में जो कि आपका अपना था। ठीक है, अब आपको उस बगीचे को काटना है या कि आपको उस बगीचे को बचा के रखना है, यह चीज़ आप कैसे तय करेंगे। आप बैठेंगे, आराम से विचार करेंगे और देखेंगे कि यह बगीचा अपने रहते हुए मुझे कितना फ़ायदा दे रहा है और इसके नहीं रहने पर मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पर तो बात हुई थी ना कि 50 रुपये का आपको फ़ायदा होने वाला, 50 रुपये आस पड़ोस के लोगों ने दे दिया तो आप इस बगीचे को नहीं काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एक नतीजे पर पहुँच गए ना कि दुकान लगाने के बाद आपको 50 रुपये का फ़ायदा होगा बगीचे को काटते ही। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वह बगीचा रहते हुए भी यदि आपको 50 रुपये दे रहा हो, दुकान लगाने पर भी आपको 50 रुपये ही मिल रहा हो, इन सब लोगों को हटा दीजिए जो आपको दे रहे थे। ठीक है, अभी की बात करिए, मान लीजिए कि बगीचे से फल पौधे और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, पेड़ पत्ती पर क्या कहते हैं, फल फूल, ये सारी चीज़ें आपको 50 रुपये मूल्य के बराबर मिल रही हैं। दुकान लगाने पर भी आपको 50 रुपये ही मिल रहे हैं। आप क्या करेंगे? अब बगीचे को काट के दोबारा से वहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके दुकान खड़े करने की तरफ आगे बढ़ेंगे या आप बगीचे को एज इट इज रहने देंगे? निर्णय आपको करना है और निर्णय की प्रक्रिया में टेब की कोई भूमिका नहीं होती है। हम लोग टेब पे हैं। ठीक है, टेब ने आपको उस बगीचे का मौद्रिक मूल्य बता दिया और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि आपको जो है उस बगीचे के न रहने पर भी इतना ही या इसी प्रकार का लाभ होने वाला है। मे बी यह लाभ आपका 10-5 रुपया ऊपर 10-5 रुपया नीचे हो सकता है, लेकिन यह संभावना आपके इस बगीचे से भी बनी रहेगी। तो यही काम है टेब का, यानी कि आपको सहयोग करना, आपको सहायता करना कि आपको नहीं। अब चलिए देशों पे चलते हैं। यही काम है टेब का कि यह देशों को सहयोग या क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करता है कि वहाँ पर उसके क्षेत्र में आने वाले जो पेड़ पौधे या जंगल हैं उनको काटने के बाद उन देशों को किस स्तर का आर्थिक नुकसान हो सकता है पर्यावरण नुकसान के साथ साथ।
ठीक है। और न रहने पर किस प्रकार का नुकसान हो सकता है और रहने पर किस प्रकार से फायदा या कितने मूल्य तक का फायदा हो सकता है इसके माध्यम से, जैसे सांस की बीमारियां, अस्पताल खर्चा, स्वास्थ्य खर्चा, ये सब बताया जाता है पेड़ों के न रहने पर। और उनके रहने पर इन सब के बारे में बताया जाता है कि इनके ये रहेंगे अगर तो इन सब बीमारियों में कितनी कमी हो सकती है। मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों को अपना करके, ये उदाहरण आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ये कि स्वास्थ्य और सांस की ये सब बता करके, ठीक, तो इसको लिखना नहीं है कहीं पर भी, समझने के लिए बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए। तो इस प्रकार की चीज़ों को करते हुए टिप जो है यह सारी चीज़ों को देशों को बताता है कि उसने किस प्रकार से आर्थिक मूल्य को, आर्थिक लाभ को प्राप्त किया जंगलों को रहते हुए, या आर्थिक हानि को प्राप्त किया जंगलों के न रहने पर। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप। टिप देखिए, यह यूनेप के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, बताइए, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, न कि अन्य आईएमएफ या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके अंतर्गत शामिल है। यह सिर्फ और सिर्फ यूनेप की पहल है, या यूनेप के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। इसका कार्यालय जो है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न के बारे में, लेक्चर के नहीं, चैप्टर के। पूछा जा रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल, याद आया कुछ? इसके बारे में बहुत डिटेल से बात किए थे रामसर कन्वेंशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। अगर याद आ रहा होगा तो आंसर आप सही कर जाएंगे, नहीं याद आ रहा होगा तो आंसर आप गलत कर जाएंगे। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन या दूसरा स्टेटमेंट सही है कि वेटलैंड इंटरनेशनल जो है वह ज्ञान के विकास और उनके संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर जो है वह गलत है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के समय हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा इस प्रकार के संगठन की बात नहीं कही गई थी। दरअसल वेटलैंड इंटरनेशनल जो है वह एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है या इंस्टीट्यूट है। हिंदी में कहें तो गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। दरअसल 1996 के पहले 3 संस्थाएं थी, थोड़ा सा मोटा मोटी एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 संस्थाएं थी, कौन कौन सी? IWRB और AWB और तीसरी थी WA। तीनों का नाम है इंटरनेशनल, इसका नाम है इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च। ठीक है, दूसरे का नाम है एशिया वेटलैंड ब्यूरो और तीसरे का नाम है वेटलैंड फॉर द अमेरिका। ठीक, पहले का नाम याद नहीं रखना, कभी पूछेगा नहीं। इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो नाम है पहले का, दूसरे का नाम एशियन वेटलैंड ब्यूरो और तीसरे का नाम वेटलैंड फॉर द अमेरिका। ठीक है, तो यह तीनों संस्थाएं अलग अलग तरीके से काम कर रही थी, लेकिन 1991 में इनको लगा कि हमारे काम का, हमारे कार्य क्षेत्र तो एक ही हैं, क्यों ना साथ साथ मिलकर के काम करें। तो 91 से ये लोग साथ साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं और आगे चल करके 1996 में ये आपस में एकीकरण करके एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, और एक संगठन बनता है जिसका नाम बनता है वेटलैंड इंटरनेशनल और इसका मुख्यालय जो है वह नीदरलैंड में स्थापित किया गया। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल देखिए यह रामसर संधि से संबद्ध संगठनों में से एक संगठन है, एक पक्षकार देश है, न कि उसके एक पक्षकार संगठन है, न कि उस रामसर अभिसमय के पक्षकार देशों द्वारा बनाया गया संगठन है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं अपनी जगह पर। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि वेटलैंड इंटरनेशनल जो है वह रामसर संधि से संबद्ध संगठनों में से एक है। ठीक, न कि रामसर संधि के पक्षकारों द्वारा बनाया गया एक संगठन।
बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। काम क्या है, तो इसका काम यही है कि आर्द्र भूमियाँ जो वेटलैंड्स होते हैं उनके पर्यावरणीय महत्व को बताना है और साथ ही साथ उनके आर्थिक महत्व को समझाते हुए उनके क्षरण को रोकना और नष्ट आर्द्र भूमियों को वापस उनकी पूर्वावस्था में लाना। और यह पैसा वैसा कहाँ से प्राप्त करती है, तो सरकार या फिर जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं इसके कार्यों को देखते हुए, इसके फील्ड स्तर के कार्यों को अवलोकन करते हुए इसको कुछ न कुछ चंदे के रूप में राशि प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं और इसके बाद चलते हैं सीधा इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक यानी कि जैव विविधता विविध के बारे में। फिलहाल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने और उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है जैव विविधता विविध। ठीक है, जैव विविधता विविध। चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं इस चैप्टर के प्रथम प्रश्न के बारे में। उसके पहले थोड़ा सा फिर से 2 मिनट आपका लूँगा। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ए यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी देवदार या डी पर्णांग। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वह सिकोया का वृक्ष है और यह कहाँ पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में यह पेड़ पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 379 फीट या फिर 115 मीटर तक होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, इसमें ज़्यादा कुछ समझने समझाने वाला प्रश्न नहीं, चैप्टर नहीं है यह। ठीक है, तो आराम से जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए व्यापक नीच, बी बड़े आकार वाला शरीर, सी संकुचित नीच या फिर डी आनुवांशिक भिन्नता में कमी या आनुवांशिक भिन्नता की कमी। सारे टॉपिक्स के बारे में पहले ही डिटेल पूर्वक बात कर चुके हैं। आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी जीव का अगर नीचे जो है वह व्यापक स्तर पर होगा तो वह जो है उसके विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि वह उसके बने रहने के लिए उत्तरदायी होता है। नीक या फिर NINECH होता है, NICHE इसको बोला जाता है नीके। ठीक है, हिंदी में इसको नीच यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में इसको नीके बोला जाता है। यह आवाज़ की छोटी इकाई होती है। जैसे कि आपके संपूर्ण घर में आपका मन नहीं लगता होगा, लेकिन आप जब अपने कमरे में आते होंगे तो ज़रूर आप वहाँ से थोड़ा बहुत फेमिलियर होते हैं। ठीक है, तो वह आपका हो गया नी या नीचे और यह पूरा घर हो गया आपका आवास। ठीक है, यही चीज़ है बस। बाकी बड़े आकार का शरीर होना या संकुचित नीक होना या नीचे होना, आनुवांशिक भिन्नता में कमी, यह सब भी किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। डिटेल में इसी चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है इनके बारे में, तो देख लीजिएगा उसको अगर नहीं देखा है तो। नेक्स्ट है कि सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था प्रयोग। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी कोडई कनाल या डी पौंडीचेरी। आसान नहीं है यह प्रश्न। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट बेस पे यह प्रश्न है। फिलहाल यह जिस वर्ष आया था उस वर्ष थोड़ा करंट में था, लेकिन अभी यह करंट में नहीं है। जो सही आंसर है इसका वह ऑप्शन नंबर बी है, लद्दाख में पाया जाता है सिबकोथॉर्न। दिए गए विकल्पों में से लद्दाख के अलावा यह हिमाचल प्रदेश, नाथुला, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नाथुला यानी सिक्किम में। ठीक है, देखिए भारत के लद्दाख क्षेत्र कुमकुमसारी, लाहौल, काजा में मिलता है यह, हिमाचल प्रदेश के तांबा में, सिक्किम के नाथुला में और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में यह सिबकोथॉर्न पौधा जो है वह मिलता है। दरअसल सिबकोथॉर्न जो है यह एक प्रकार की बेर है। ठीक है, और इसको जो है इस बेर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है लेह बेरी।
लद्दाख क्षेत्र में इसको लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पर्णपाती झाड़ी वाला पौधा है, ठीक है, और नाइट्रोजन, चूँकि झाड़ीदार पौधा है तो जड़ें छोटी छोटी होंगी, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यह काफ़ी ज़्यादा सहायक है। और साथ ही साथ शीत मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए, या यूँ कहें तो शीत मरुस्थल के नियंत्रण के लिए भी यह एक आदर्श पौधा है और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जो यहाँ पर बताया गया है, सिबको-थान लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना में ऊर्जा को बढ़ाने या ऊर्जा को उन्नत करने के लिए, तो रूसी विकिरण वैज्ञानिक ने इस तेल का प्रयोग कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। यह पेड़ देखिए, सभी चीज़ें इस पेड़ की उपयोगी हैं, चाहे पत्ती हो, फल हो, जड़ हो या इसके कांटे। देखिए फल, पत्ती, क्या कहते हैं, फल का उपयोग तो जो है वह ऊर्जा आदि को बढ़ाने के लिए या फिर तेल वगैरह निकालने के लिए किया जाता है। बाकी चीज़ों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, चाहे पत्ती, जड़ या कांटे हों। ठीक है, यह इसका प्रयोग औषधि के निर्माण, पोषण की पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ आदि के लिए किया जाता है। तो ध्यान में इसके बारे में रखिएगा। फिलहाल आने वाला प्रश्न नहीं है या फ्यूचर में कभी भी नीचे ही पूछ लिया है। भारत सरकार सीबकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? पहला, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। और चौथा, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं: ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, जो चीज़ें आपको बताई गई उनमें से क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला। पहला, तो मृदा क्षरण को रोकने में सहायक है। किस प्रकार से? तो मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा, इसका पोषकीय मान होता है, या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में उग सकता है या जीवित रह सकता है। इस कारण या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए यह भली भांति अनुकूलित होता है। यह दो चीज़ें आपको बताई गई, तो इससे आप ऑप्शन नंबर सी पे जा सकते थे। बाकी की दो चीज़ें, बायोडीजल और इमारती लकड़ी, झाड़ी युक्त पौधा बता दिया ना आपसे कि झाड़ी है, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ हैं, तो इससे लकड़ी कहाँ से बन जाएगी इमारती? गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट। वो बायोडीजल, आपको लग रहा होगा कि इसके बीजों से बायोडीजल बनाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रश्न हो गया यहाँ पर। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने, आप सामान्य अध्ययन का पेपर देने जाएंगे तो इतना ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुस करके अपने आप को कन्फ्यूज मत करिएगा। जो सही आंसर है वह सही ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। दोबारा से मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला है कि दो महत्वपूर्ण नदियाँ, जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है? ए भीतरकनिका, बी चांदीपुर ऑन सी, सी गोपालपुर ऑन सी, या डी सिमलीपाल। जो सही आंसर है वह सामान्य से है ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका। ठीक, देखिए यहाँ पर जिन दो नदियों की बात हो रही, उन दो नदियों का नाम है ब्राह्मणी और वैतरणी नदी। यह दोनों नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले भीतरकनिका में या भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में मिलती हैं और भीतरकनिका एक सुरक्षित क्षेत्र भी है। और ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं इन नदियों के बारे में। देखिए, ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल से के नाम से जाना जाता है, यह तो आपको बता दिया गया। लेकिन ब्राह्मणी या दक्षिणी कोयल ब्राह्मणी कब बन जाती है? जब इसमें शंख नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? शंख नदी जब इसमें आकर के मिलती है। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास है, ठीक है। तो शंख नदी राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाती है, जिसके बाद इस दक्षिणी कोयल और शंख नदी के संगम को संयुक्त रूप से ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है।
वहीं वैतरणी नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है वह उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है। ठीक, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ और बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। कितनी बार एक चीज़ घुमा फिरा के बोलना पड़ता है ना पढ़ाने के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, या कोई लोग तो बोर भी होते होंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा कृंतक या रोडेंट। उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 या डी शीत निष्क्रियता उपरोक्त में से किसी में भी नहीं परीक्षित की जा सकती। शीत निष्क्रियता पे बार बार फोकस किया गया है। होती क्या है? तो शीत निष्क्रियता उस अवस्था को बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिस कारण जीव जो है वह अपने अपने आवासों में चले जाते हैं और आराम करते हैं और ठंड के बाद बाहर निकलते हैं। इस दौरान वे ना खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते हैं, ना कुछ करते हैं, घरों में पड़े रहते हैं अपने अपने। इस दौरान भूख तो लगती ही होगी, तो भूख का उपाय वे जो है पहले से संचित वसा के द्वारा करते हैं और थोड़ा बहुत अपना कुछ एकत्रित भी करते होंगे। जैसे चींटियाँ आप देखते हैं कि इधर उधर निकल करके सारी चीज़ें इकट्ठा करके ठंडी में चींटी आपको दिखेगी ही नहीं। ठीक है, वो चुपचाप अपने घर में पड़ी रहती है। उसके पहले खाने पीने का सामान ले जा करके इकट्ठा कर लेती है, आराम से खाते पीते पार्टी मनाते हैं वो लोग। फिलहाल जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ भी शीत निष्क्रिय है, भालू भी है, और जो रोडेंट यानी कि जो रेंगने वाले जीव हैं वे भी शीत निष्क्रियता की अवस्था में रहते हैं, जैसे कि गिलहरी हो गए, छछूंदर हो गए, चूहे हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को भी कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए, गिलहरी, भालू, कुछ कीट बच्ची, चमगादड़ को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। इस स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिर करके आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन गति मंद हो जाती है और पाचन की प्रक्रिया या उपापचय भी घट जाता है, और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित रहती है। ठीक है, कृंतक के अंतर्गत गिलहरी, छछूंदर, चूहे और मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। जरा कोई कमेंट करके बताओ, ये मूसक और छछूंदर में अंतर क्या है? अगला है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? ए गहरे सागर, बी प्रेयरी, सी पतझड़ी वन या डी टैगा। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, क्योंकि तैरने वाली घासें तो खुद ही रहती हैं वहाँ पर कैसे जैव द्रव्यमान अधिक हो जाएगा? सर्वाधिक जो जैव द्रव्य, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, उसको पहले आप देख लीजिए, आराम से उसको याद कर लीजिएगा। बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है, बुक आपको रखना चाहिए। देखिए, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आता है। जिनमें जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग 2200 ग्राम होता है। ठीक है, 2200 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन तो हो गया। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में 1200 ग्राम होता है, टैगा में 800 ग्राम होता है, और प्रेरीज में 600 ग्राम प्रतिवर्ष वार्षिक उत्पादन होता है जैव द्रव्यमान का शुष्क भार के रूप में। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ सीधा चलते हैं। यहाँ पर कुछ खास ऐसा दिया नहीं है, सीधे सीधे बता दिया गया है कि जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सारे विकल्प जो हैं वह गलत हैं। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जबकि कई देश अन्य जो हैं वह 29 दिसंबर को भी मनाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को ही जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 दिसंबर को कुछ देश क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को ही CBD कन्वेंशन प्रभावी हुआ था, यानी कि जैव विविधता कन्वेंशन जो है वह प्रभावी हो गया था 29 दिसंबर। अगर परफेक्ट आंसर के साथ जाना हो तो 29 दिसंबर के साथ जा सकते थे आप दिए गए विकल्पों में से, अदरवाइज 22 मई तो सही है ही। अगला है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं 22 मई को। नेक्स्ट,
टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ए वंदना शिवा, बी वी के शर्मा, सी एम एस स्वामीनाथन या डी मेधा पाटकर। सही आंसर बिल्कुल आसान सा है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा। ये एक पर्यावरण कार्यकर्त्री भी हैं और भूमंडलीकरण विरोधी यानी ग्लोबलाइजेशन की विरोधी लेखिका भी हैं। इसी के साथ जैव विविधता का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और हमारा अगला चैप्टर होगा हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर के। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।